Hello students. After finishing the first unit, we now move on the second unit, and the name of the unit is Thermodynamic and Kinetic Aspects of Metal Complexes. And this one is the first part, and in this video lecture we will discuss the previous year questions based upon thermodynamic and kinetic stabilities. So let's move. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। क्वेश्चन आपके पास केयूके 2013 एंड एमडीयू 2014 के अंदर पूछा गया। तो देखिए जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो किससे रिलेट करती है, मेटल लिगेंड बॉन्ड के स्ट्रेंथ से, और काइनेटिक स्टेबिलिटी रिलेट करती है आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से। ठीक है, तो देखिए हम इनकी डेफिनेशन वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट करते हैं हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। दैट इज द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इट इज अ मेजर ऑफ the extent to which complex will be formed before the attainment of equilibrium। equilibrium attain करने से पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स कितना बना है, ठीक है, that is the thermodynamic stability, and this thermodynamic stability depends upon the strength of the bond formed between the central metal atom and the ligand। ठीक है, मेटल एटम और जो लिगेंड है उन दोनों के बीच में जो इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, ये बॉन्ड कितने स्ट्रेंथ का है, वो क्या करता है भाई आपके पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को रिलेट करवाता है। इफ बॉन्ड फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड फॉर्म यदि स्ट्रॉन्ग होता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म वुड बी थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। जितना ज्यादा बॉन्ड आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा, कॉम्प्लेक्स को तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, और आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। अब देखिए थर्मोडायनेमिक स्टडी के अंदर, स्टेबिलिटी के अंदर हम क्या क्या डील किस किस से डील करते हैं। फर्स्ट वन हम देखेंगे मेटल लिगेंड बॉन्ड्स को कैसा है, देन बॉन्ड एनर्जी कितनी है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेट करते हैं, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज से। ठीक है, देन आता है आपके पास काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिफोर द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कॉम्प्लेक्स का, दैट इज द काइनेटिक स्टेबिलिटी, एंड इट डील्स विद द स्टडी फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, देन मैकेनिज्म बाय विच द चेंज इज ब्रॉट आउट, किस मैकेनिज्म के थ्रू चेंजेस आए हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जब हम इस केस को लेते हैं निकिल Cl4 2 नेगेटिव, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये थर्मोडायनेमिकली तो स्टेबल है, लेकिन काइनेटिकली क्या है, अनस्टेबल है। थर्मोडायनेमिक स्टेबल है इसका मतलब क्या है, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, उसके जो ओवरऑल कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की आप जो वैल्यू देखोगे तो वो क्या है, ज्यादा है। यदि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। ओके, सेकंड है इसके अंदर काइनेटिकली अनस्टेबल के लिए, अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो ये क्लोरीन लिगेंड है इसको हम किसी दूसरे लिगेंड से इजीली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो यदि इजीली रिप्लेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, काइनेटिकली अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास NiCl4 2 नेगेटिव इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बट नॉट काइनेटिकली स्टेबल, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन जो है हमने पीछे के जो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन किया, तो उसके एग्जांपल्स में हमने इससे क्लियर किया था। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2011 के अंदर पूछा गया है और KUK 2014 के अंदर भी पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास निकिल Cl4 होता है, NiCl जो 4 है वो क्या होता है आपके पास, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जब आप इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू देखते हो बीटा 4 की, तो वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो स्टेबिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, मींस स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ओके, तो देखिए जब आपके पास निकिल 2 पॉजिटिव था, जब उसको क्या करते हैं हम, एक क्लोरीन आयन प्रोवाइड कराते हैं तो इट फॉर्म्स NiCl1 पॉजिटिव आयंस, दैट इज, और इसके यदि हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को देखें तो दैट इज वन इज अ K1। देन अगेन हम इसको एक Cl प्रोवाइड कराते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, NiCl2। देन NiCl2 को अगेन एक Cl प्रोवाइड कराते हैं तो NiCl3, एंड देन NiCl3 को वन क्लोरीन अगेन प्रोवाइड कराते हैं तो NiCl4 2 नेगेटिव की फॉर्मेशन पड़ती है। दैट इज द ओवरऑल आपके पास जो कॉम्प्लेक्स था निकिल Cl4 की फॉर्मेशन हमारे पास इस तरह से होती है। तो आपके पास जो K4, हम पढ़ते हैं कि जो आपके पास K4 की वैल्यू होती है वो K3 से ज्यादा होती है, K2 से ज्यादा होती है, देन K1 की। ठीक है, जो ओवरऑल आप यदि देखते हो स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो उसकी वैल्यू क्या होती है, काफी हायर होती है, दैट्स व्हाई इट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल।
ओके, सेकेंडली ये कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, काइनेटिकली स्टेबल नहीं है। काइनेटिकली स्टेबल नहीं है क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर जो क्लोरीन आयंस होता है उसको क्या कर सकते हैं हम, किसी दूसरे आयन से, दूसरे लिगेंड से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे निकिल Cl4 को यदि हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो Cl लिगेंड है जिसकी क्या है स्ट्रेंथ Cl से ज्यादा है, वो क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल नहीं रहा। ओके, तो काइनेटिकली कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कि आपके पास ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है और ये किस तरह से जो है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेट करता है। तो देखिए कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। कंसीडर द, हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या है, MLN। ओके, जब हम MLN की फॉर्मेशन करते हैं तो किस तरह से करते हैं, सपोज सबसे पहले आपके पास क्या था, एक मेटल था और उसके पास कोई लिगेंड आता है। ठीक है, ये आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आपके पास क्या फॉर्म हुआ, मेटल लिगेंड। अगेन दिस मेटल लिगेंड रिएक्ट्स विद अनदर लिगेंड, देन इट विल गिव Ml2। okay, then again this Ml2 reacts with another ligands, it gives Ml3। okay, so इस तरह से आपके पास क्या होता है, जब आप Ml1 N-1 को लिगेंड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, MLN। तो यदि इस केस में हम आपके पास, तो वो क्या होगा, K1, वो क्या आ जाता है आपके पास, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट्स आपके पास कौन है, मेटल एंड लिगेंड्स। अगेन K2 के केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिस वन इज L, आपके पास क्या है, Ml2 का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन में क्या आ जाएगा, Ml इंटू L। ओके, इन केस ऑफ थर्ड, यदि K3 की बात करेंगे तो Ml3 एंड देन आपके पास क्या आएगा, Ml2 एंड L। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ L। देन K4 है, देन कंसंट्रेशन ऑफ MLN एंड MLN-1 एंड आपके पास आता है लिगेंड की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्टेप वाइज क्या दे रखे हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट गिवन है। यदि हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करें जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, तो वो क्या होता है, इन सभी स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 टू Kn। ठीक है, दिस वन इज अ Kn। ओके, Kn तक होता है and it is inversely proportional, inverse the inverse of stability constant is dissociation constant। और इसका ये आपके पास स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का इनवर्स क्या होगा, यदि कॉम्प्लेक्स टूट जाए, दैट इज द डिसोसिएशन। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके पास आता है वो क्या आता है, आप क्या करोगे, मेटल प्रोडक्ट का, सॉरी सबस्ट्रेट का अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखिए कंडीशंस क्या आती हैं आपके पास, हाउ इट इज रिलेटेड विद स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। हमें बताया था कि ये आपके पास ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और ये आपके पास क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो ये जो है इससे कैसे रिलेटेड है, इन सभी के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोला जाएगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, द कंडीशन यदि हम इस केस में बात करें तो हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नो इनसोल्युबल प्रोडक्ट। जब भी आप स्टेप कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करो तो कोई भी इनसोल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड इज स्पीसीज डू नॉट हैव मोर देन वन मेटल आयन। स्पीसीज के पास एक से ज्यादा मेटल आयन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे आपने इस केस के अंदर देखा है, तो इस केस में देखिए जब हम स्टार्टिंग में मेटल लेके चले हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने वन मेटल लिया, सेकंड केस में भी आपके पास वन ही मेटल है, थर्ड में भी वन मेटल है और फोर्थ में भी वन ही मेटल है। तो मतलब मेटल आपके पास वन होना चाहिए और आपके पास कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई जो है इंसोल्युबिलिटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपके पास ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्वेश्चन MDU 2011, 12, 13 और 15 के अंदर पूछा गया था। सेम ये KU के 11, 12, 13 और 15 में पूछा